नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों से आप लोगों की फ़ोन कॉल और मैसेजेस आ रहे थे कि सर कॉलेज व्याख्याता के लिए और नेट एग्ज़ाम के लिए एक अंधेरे में कविता जोड़ी गई है, वो पढ़ा दीजिए। देखिए, आपको मैं बात बताऊं, अंधेरे में कविता छोटी नहीं है। जैसे अपन बाण भट्ट की आत्मकथा गोदान की बात करें, जैसे वो एक पुस्तक है तो इनका मूल प्रतिपाद्य ही पढ़ा सकता हूँ, बल्कि पूरी कविता मेरे मतलब बस की बात नहीं है, काफ़ी बड़ी है, 8 परिच्छेदों में है। यानी अपने आप में एक किताब है अंधेरे में कविता। तो ये कितने परिच्छेदों में है, इसका पहले नाम क्या था, ये किस पत्रिका में छपी थी, किस परिच्छेद में क्या दिया गया है, वो मूल मूल भाव मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, अंधेरे में, अंधेरे में शीर्षक कविता मुक्तिबोध की सर्वाधिक प्रसिद्ध कविता, यानी मुक्तिबोध की सबसे प्रसिद्ध कविता कौन सी है? अंधेरे में ही है। यह कविता चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह में संकलित है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंधेरे में कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित है। ठीक है। इस कविता का पूर्व नाम आशंका के दीप अंधेरे में था। पूछा जा सकता है कि अंधेरे में कविता पहले किस शीर्षक से या किस नाम से प्रकाशित हुई थी? तो आशंका के दीप अंधेरे में। लेकिन बाद में कवि की इच्छा के अनुसार बाद में इसका नाम परिवर्तित करके अंधेरे में कर दिया। बाद में मुक्तिबोध ने स्वयं ने इसका नाम क्या कर दिया? बदल दिया, और अंधेरे में इसका नामकरण है वो कर दिया। पहले आशंका के दीप अंधेरे में, ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है तीनों बातें। किस काव्य संग्रह में है? चांद का मुंह टेढ़ा। पहले शीर्षक आशंका के दीप अंधेरे में, बाद में अंधेरे में कर दिया गया था इसका। ये तीन बातें काफी महत्वपूर्ण है। 8 खंडों में विभक्त है। पूछा जा सकता है अंधेरे में कविता कितने खंडों में? तो 8 खंडों में विभक्त ये कविता मुक्तिबोध की सर्वाधिक लंबी कविता, यानी मुक्तिबोध की सबसे लंबी कविता है। इन 8 खंडों में एक ही काव्य धारा नाना खंड बिंबों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। इनकी खंडानुसार मूल कथा इस प्रकार की है। यानी मूल कथा पहले खंड में क्या दिया गया, देखिए। प्रथम खंड में कवि ने इस कविता के नायक की जिंदगी को अंधकारपूर्ण कमरे में इधर उधर चक्कर काटते प्रदर्शित किया। तो पूछा जा सकता है कि प्रथम खंड का मूल प्रतिपाद्य क्या है, प्रथम खंड में क्या दिया गया है? तो एक नायक, उसकी जिंदगी अंधकारपूर्ण कमरे में इधर उधर भटकती हुई या चक्कर काटते हुए दिखाया गया है। कविता के आरंभ में कवि के द्वारा 3 दृश्यों में जो भिन्न भिन्न रहस्यपूर्ण, यानी कविता के प्रारंभ में 3 दृश्य दिखलाए गए हैं। तीनों दृश्य जो कि भिन्न भिन्न रहस्यपूर्ण व्यक्ति इसमें देखे जाते हैं। वो तीनों ही फलतः एक ही व्यक्ति के 3 भिन्न भिन्न आकृतियां, यानी एक व्यक्ति के 3 भिन्न भिन्न किरदार हैं उसमें। एक व्यक्ति और कोई नहीं, कवि की अंतरात्मा, यानी और कोई दूसरा नहीं है। इस अंधेरे में कविता के प्रथम खंड में कवि स्वयं ही है, स्वयं की अंतरात्मा है, यानी अंदर से वो क्या महसूस कर रहा है, जिसे ऐसे भावों, विचारों और अभिव्यंजना करने से वंचित कर दिया गया है, जो सत्ताधारियों के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। यानी सत्ताधारी जो लोग हैं, उन्होंने कवि को ऐसे भावों, विचारों और ऐसे अभिव्यक्तियों को अभिव्यक्त करने के लिए वंचित कर दिया है, जो कि सत्ताधारियों के लिए, जो सत्ता में बैठे हैं, उनके लिए वो खतरनाक सिद्ध हो सकता है। प्रथम खंड में यही बातें दर्शाई गई है। ठीक है। आपको प्रथम खंड में क्या क्या बातें याद रखनी है, देखिएगा। कविता के नायक की जिंदगी अंधेरे बंद कमरे में इधर उधर चक्कर काटते हुए प्रदर्शित होती है। कवि के आरंभ में 3 दृश्यों को प्रदर्शित किया गया। 3 दृश्य हैं, ध्यान रखना, वो भिन्न भिन्न रहस्यपूर्ण है। कितने दृश्य हैं पूछ सकता अगला, तो 3 दृश्य हैं। यानी हर पंक्ति से प्रश्न बनता है, यहाँ से देखो। फलतः तीनों एक ही व्यक्ति के 3 भिन्न, यानी पूछा जा सकता है कि ये तीनों जो दृश्य दिखाए हैं वो किस किस व्यक्ति के हैं? तो एक ही व्यक्ति की 3 भिन्न भिन्न आकृतियां हैं, और वो कोई और नहीं, कवि की खुद की अंतरात्मा है। किसकी अंतरात्मा है पूछ सकता है? तो कवि की खुद की। इसमें कवि के खुद के भावों, विचारों और अभिव्यंजना से वंचित कर दिया गया है, जो कि सत्ताधारियों के लिए, किसके लिए खतरनाक हो सकता है? तो सत्ताधारियों के लिए खतरनाक बतलाया गया है। आशा करता हूँ कि प्रथम खंड का आपको मूल भाव अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा खंड है, इसमें क्या करते हैं? दूसरे खंड में कवि को हृदयगत भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए तड़पते हुए चित्रित किया गया। यानी कवि के हृदय में जो भावनाएं हैं उनको अभिव्यक्त करने के लिए वो तड़प रहा है, उसको तड़पते हुए चित्रित किया है। तो पूछ सकता है कि अंधेरे में कविता में किस खंड में कवि के हृदयगत भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए तड़पते हुए दर्शाया गया है? तो दूसरे खंड में। ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है अपन को। तीसरे खंड में, तीसरे खंड का आरंभ कवि की इस दुनिया के साथ होता है कि वह समझ नहीं पाता है, कि कवि ये समझ नहीं सकता है कि वह स्वप्न देख रहा है। यानी कवि दुनिया को इस प्रकार से देख रहा है, समझ नहीं सकता कि वो स्वप्न देख रहा है या फिर यथार्थ में हो रहा है उसके साथ में, अथवा जागृत अवस्था में, यानी वो सपने में देख रहा है या फिर जागृत अवस्था में। कवि की अंतरात्मा कभी जनहित के कार्यों में फंस करके आपत्तियां सहन कर, कभी तो जनता की भलाई के लिए करने वाले कार्यों में आपत्तियां सहन करने के लिए तत्पर दिखाई गई है। आपत्तियां सहन करती है, यानी काफ़ी कष्ट उठाता है कवि। और कभी वह इन झंझटों से बचना चाहती है, कभी सोचता है कि इन
झंझटों से दूर चले जाएं, यानी क्या फ़ायदा है अपने को इसमें फंस करके जनहित के कार्य करके। वह आतंकग्रस्त हो उठता है, यानी अंत में आतंक की जैसी स्थिति होती है वैसी स्थिति उसके सामने खड़ी हो जाती है। तो आशा करता हूँ तृतीय खंड की बात समझ में आई होगी। कवि ऐसी दुनिया के साथ होता है, उसमें कवि का सामना कि वह कभी समझ ही नहीं सकता कि वह सपना देख रहा है या फिर जागृत अवस्था में। कवि की अंतरात्मा कभी जनहित के कार्यों में फंसती है, कभी जनता की भलाई करने वाले कार्यों में फंसती है, आपत्तियां सहन करने के लिए तत्पर होती है, तो कभी ये सोचता है कि इन झंझटों से कहीं पर दूर चले जाए, यानी बचना चाहती है। वह अंत में क्या हो उठता है, आक्रांत हो उठता है। पूछी जा सकती हैं छोटी छोटी बातें कि किस खंड में कवि ने यह दर्शाया गया है कि वह जनहित के कार्यों में फंस करके आपत्तियां सहन करती है, तो तृतीय खंड में। अंत में यह किस खंड में दर्शाया गया है कि अंत में आतंकित हो उठता है, तो तृतीय खंड में, है ना। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न। चौथे खंड की बात देखिए, रात्रि के 4 बजे के दृश्य। पूछा जा सकता है कि किस खंड में रात्रि के 4 बजे का दृश्य है, तो 4 बजे का चतुर्थ खंड, 4 दोनों में है। दृश्य का चित्रण किया गया है। कभी अचानक ऐसी अनुभूति होती है, कभी को ऐसा महसूस होता है मानो चारों ओर फंसाव, गिराव और तनाव में व्याप्त है, यानी चारों ओर से वो फंस चुका है, तनाव से ग्रसित हो गया है और चारों ओर से घिर गया है। ऐसी स्थिति उसके सामने आ जाती है, ऐसी अनुभूति, ऐसा महसूस होता है। कभी कभी इंसान के साथ में ऐसा होता है ना, जो लोग अक्सर आत्महत्या कर लिया करते हैं, तो वो आत्महत्या क्यों करते हैं, वो चारों ओर से घिर जाते हैं। किसी को अपने मन की, अपने दुख की बात है वो बताते नहीं है, अगर वो बता देते तो उनका मन हल्का हो जाता, परंतु वो बतलाते नहीं है, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अंदर ही अंदर घिरे हुए रहते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते, चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति चौथे खंड में है, सुबह 4 बजे का दृश्य है। आई बात समझ में। अगला देखिए, पांचवें खंड में क्या है। पांचवें खंड में कवि को ऐसा आभास होता है कि उसके कंधे पर किसी अजनबी ने चुपचाप अपना हाथ रख दिया है, कि किसी अजनबी ने आकर के उसके कंधे पर एक चुपचाप हाथ रखा है, तो उसका शरीर सिर से पैर तक कंपन में व्याप्त हो जाती है। अचानक अपने कंधे पे या सर पे कोई अचानक आदमी आकर के हाथ रखता है, तो स्वाभाविक अपन डर जाएंगे, अपने पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी, अपने को पता ही नहीं चलेगा कि अपने साथ में हो क्या रहा है। तो वही स्थिति कवि के साथ पांचवें खंड में हुई है। कोई व्यक्ति आता है अचानक और उसके कंधे पर चुपचाप वो हाथ रख देता है, और उसके शरीर में सिर से लेकर के पैर तक कंपकंपी, यानी उसका पूरा शरीर है वो थरथराने लग जाता है, जिसको अपन साधारण भाषा में धूजनी बोलते हैं, धूजनी होने लगती है, धूजता है, वो पूरा थरथराता है। छठे खंड में, छठे खंड में गांधी जी उसको ये संदेश देते हैं। ये पूछा जा सकता है कि अंधेरे में कविता में किस खंड में गांधी जी को प्रदर्शित किया गया है या फिर दिखलाया गया है, तो छठे खंड में। एक ऐसा संदेश देते हैं कि भविष्य का निर्माण जनता के गुणों के फलस्वरूप ही होता है, कि अपन भविष्य का निर्माण है वो जनता के जितने गुण होते हैं उसके फलस्वरूप ही अपने भविष्य का निर्माण अपन कर सकते हैं। तो ये अच्छा प्रश्न बनता है कि किस खंड में गांधी जी का वर्णन है, तो छठे खंड में। सातवें खंड में, सातवें खंड का प्रारंभ कवि को रिहा कर दिया गया है, कर दिए जाने के तथ्योल्लेख हुआ है, यानी सातवें खंड का जो प्रारंभ है वो कवि रिहा हो जाता है सब चीज़ों से, उनके तथ्यों का उल्लेख करता है। कवि को मुक्त कर दिए जाने पर भी कवि को अपने पीछे लगाए लिए हैं, यानी कवि अपने आप में मुक्त हो गया है, फिर भी कवि को अपने पीछे लगाए लिए। जासूसों की अनुबंधी आतंकित करती है, यानी जासूस इसके पीछे अभी भी पड़े हैं, कि अपना पीछा अभी भी कोई ना कोई कर रहा है। आई बात समझ में। पूछा जा सकता है कि किस खंड में जासूसों की अनुभूति आतंकित करती है कवि को, तो सातवें खंड में। आठवें खंड में क्या होता है, अंतिम खंड है। कवि कवि उन कवियों, साहित्यकारों, चिंतकों तथा कलाकारों के प्रति आक्रोश व्यक्त करता है जो जन संघर्ष छिड़ जाने पर, जो कि जनता का संघर्ष होता है यानी क्रांति छिड़ जाती है, उस दिशा में मूक बने रहते हैं ये सारे के सारे कवि, साहित्यकार, चिंतक, कलाकार। उनका आक्रोश व्यक्त किया है, जो कि जन संघर्ष छिड़ जाने पर मूक बने रहते हैं, अर्थात उसका समर्थन नहीं करते, यानी ये लोग कहते हैं पत्रकार वगैरह उनका समर्थन नहीं करते, मीडिया पर व्यंग्य है। यह कविता मुख्य रूप से मुक्तिबोध की इस छटपटाहट को अभिव्यंजित करती है, यानी मुक्तिबोध के खुद के मन में ये विचार आती हैं सारे के सारे, जो छटपटाहट को अभिव्यक्त करती है कि जन कल्याण की दृष्टि से उन्हें जितना कुछ सक्रिय योगदान करना चाहिए, यानी जनता की भलाई के लिए उन्हें जितना कल्याण का कार्य करना चाहिए, सक्रिय होकर योगदान देना चाहिए, विषम परिस्थितियों के कारण वे चाहते हुए भी इतना अधिक सक्रिय योगदान नहीं करते, यानी उनके साथ ही विषम परिस्थितियाँ होती हैं, वो चाहते हैं कि जनता की मैं भलाई करूँ, जनता के साथ सक्रिय योगदान दूँ, परंतु उसके विपरीत उनकी परिस्थितियाँ होती हैं, उसके कारण अधिक सक्रिय व योगदान नहीं कर सकें। आशा करता हूँ कि आठों के आठों खंड आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होगी। अगर किसी खंड का मूल भाव आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। देखो वैसे कविता बहुत बड़ी है ये कविता, और इतनी बड़ी कविता से मैं नहीं मानता कि मतलब अंदर से आपको प्रश्न पूछेंगे, सीधे सीधे प्रश्न पूछते हैं कितने खंडों में है, पहले किस नाम से प्रकाशित हुई, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, ऐसे 2 4 5 बातें जो मैं आपको पीछे पीछे बता चुका हूँ कितने खंडों में है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और आप अपने जितने भी मित्र हैं उन तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।